वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हमारा पर्यावरण क्लास 7th की एनसीईआरटी की। सीटेट के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी का हमने मिशन लगा रखा है। ये पूरी एनसीईआरटीज़ आपको जो है यूट्यूब चैनल पर फ्री करवाई जाएगी, विदाउट कॉस्ट करवाई जाएगी। साथ में सारे के सारे नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इनकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगे। आप इन दोनों से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं इन पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप ये जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम। यदि आप टेलीग्राम के चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं हमारा पर्यावरण अध्याय 1, जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि पर्यावरण क्या होता है। तो आपको इसमें समझते हुए भी चलना है बातों को, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी में समझने के अलावा समझना ही ज़्यादा बेस्ट है। रटना तो इतिहास तक ही ठीक है, इतिहास में खूब रट लिया। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। पर्यावरण की परिभाषा होगी किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण कहेंगे। आगे बात करेंगे कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण किस किस के से मिलकर बना होता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण मिलकर बना होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों की दोनों परिस्थितियों किस में सम्मिलित करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। आगे बात करें प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ये सारे के सारे किसके भाग हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के। अब प्राकृतिक पर्यावरण में हम कुछ एक परिभाषाएं पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहली परिभाषा आएगी स्थल मंडल की। तो स्थल मंडल में पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपरी ऊपरी भाग को हम क्या बोलेंगे? स्थल मंडल बोलेंगे। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? चट्टानें पाई जाती है और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विषम धरातल भी कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल पे। महाद्वीपों की सतह पर भी क्या पाया जाता है? स्थल मंडल पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे जलमंडल की। जल से पता लग रहा है कि जल से संबंधित है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र और महासागर। वायुमंडल, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये अलग से आपके चैप्टर आएगा, उसमें पूरा हम इसको वायुमंडल को पढ़ लेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे हुए हैं। जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उन सभी गैसों को कौन थामे हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल किसको थामे हुए? वायुमंडल को। ठीक है। अब सूर्य की गर्मी और जो हानिकारक किरणें सूर्य से आती है, उन सब से हमारी रक्षा कौन करता है? वायुमंडल। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत भी कहाँ पर है? वायुमंडल में है। तो वो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे हम बात करेंगे जैवमंडल की। जैवमंडल क्या होता है? पादप एवं जीव जंतुओं से मिलकर जैवमंडल बनता है या सजीव संसार का निर्माण होता है। आगे बात करेंगे जैवमंडल पर। पृथ्वी का ये सबसे संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। तो जैवमंडल क्या हो गया? जहाँ पर जीवन संभव है वो जैवमंडल कहलाता है। परितंत्र की बात कर लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जो ऐसा तंत्र जिसके भौतिक और रासायनिक, 2 वर्ड याद रखने हैं आपको, एक तो भौतिक, दूसरा रासायनिक कारक। ये दोनों क्या करते हैं? आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और उसमें रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पुराने समय में एक जो है पद्धति चलती थी, उसका नाम था वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता।
पुराने ज़माने में प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, जो धन का विनिमय कर उसका वस्तुओं का विनिमय करते थे, एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु लेते थे। पुराने ज़माने में ये चलता है। आज के ज़माने में वस्तु की जगह वस्तु नहीं देकर धन का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे पास में रुपया पैसा है। आगे बात करेंगे हम मानवीय पर्यावरण की। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं व उनकी गतिविधियों व उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब जैसे जैसे इनकी गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। तथा पर्यावरण में भी क्या होगा, जब आवश्यकताएं परिवर्तित होगी तो पर्यावरण में परिवर्तन होगा। जैसे वस्तु विनिमय की पद्धति पुराने ज़माने की थी, आजकल ये वस्तु विनिमय की पद्धति नहीं चलती। परिवहन के साधन पहले कुछ और थे, अब कुछ और आप सूचना क्रांति को जानते ही सूचना क्रांति में हम आगे कितने बढ़ चुके हैं। आगे बात करेंगे प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना चाहिए तथा उनको उपयोग करना सीखना चाहिए। यदि हम पर्यावरण का सदुपयोग नहीं करेंगे तो पर्यावरण क्या होगा, पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा और साथ में हमें ही क्या होगा, नुकसान होगा। ये इतना सा था आपके फर्स्ट चैप्टर में। अब हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की किताब का, उसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। मतलब जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी कैसा ग्रह है? पहली बात तो पृथ्वी क्या एक ग्रह है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में है। वो हम जब कवर करेंगे तो ग्रह उपग्रह वगैरह के बारे में हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो पृथ्वी क्या है, गतिशील ग्रह है। अब गतिशील ग्रह है तो मतलब क्या हो, उसमें क्या हो रही है, गति हो रही है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? तो पृथ्वी कैसी, प्याज की तरह विभिन्न संकेंद्रीय परत। मतलब क्या है, प्याज में जिस तरीके से संकेंद्रीय परत होती है, बहुत सारी आपने प्याज देखा होगा तो उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी में भी क्या है, परतें हैं। और वो परतें कितनी हैं? टोटल परतें 3 हैं। उनमें से हम पहली की अगर बात करें तो कौन सी है, परपटी। ये कौन सी परत है? सबसे ऊपरी परत जो हमें दिखाई देती है वो सबसे ऊपरी परत क्या है, परपटी। ये कैसी है? सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय सनहती में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर है। जबकि समुद्री सतह की बात करें तो कितनी है, 5 किलोमीटर। जो ये हमारे पास में परपटी है, ये परपटी किस किस धातु से मिलकर बनी होती है? सिलिका से और एल्यूमिनिया से। कहाँ पर? महाद्वीप की बात कर रहे हैं। महाद्वीपों में ये परत किससे बनी होती है? सिलिका धातु और एल्यूमिनिया से। अब इन दोनों के पहले वर्ण को हमने उठा लिया, सिलिका का C और एल्यूमिनिया का L उठा लिया, तो ये दोनों क्या हो गया, Cl, या फिर हमको क्या बोलेंगे, सियोल। अगर महाद्वीप ये परपटी की बात करेंगे तो क्या कहलाती है, सियोल कहलाती है। अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर में ये बनी होती है सिलिका से और मैग्नीशियम से। तो पहला वापस से उठा लेते हैं, सी और में, तो क्या कहलाएगा ये, महासागर की सी में। तो महासागर से रिलेटेड तो अगर पूछे तो आपका आंसर होगा सी में, जबकि महाद्वीप से पूछे तो सियोल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके नीचे वाली जो परत है उसको बोलते हैं परपटी। ठीक है, परपट्टी किसके नीचे होती, मेंटल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेंटल। और ये किसके नीचे होगी, परपट्टी के नीचे। और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर गहरा है। इसके बाद आती है क्रोड। ठीक है, क्रोड सबसे आंतरिक परत है। त्रिज्या कितनी है इसकी, 3500 किलोमीटर। ये चीज़ें रटने की है, कितने किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। इस तरीके से हम बात करें उसकी तो वो 2900 किलोमीटर। अब जो ये क्रोड हमने पढ़ी है, ये क्रोड जैसे हमने परपटी पढ़ी थी, परपटी में सियोल और सी में हमने पढ़ा था, तो इसी तरीके से ये हमारे पास में जो क्रोड है उसमें निकल और लोहा पाया जाता है। निकल और लोहा, और लोहे को हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, तो नी तो इससे हमने यहाँ से ले लिया और फे यहाँ से ले लिया, तो क्या बन गई, नी फे। तो पहले क्या बनी थी, दूसरी क्या बनी, तीसरी क्या बनी, आपके सामने है। जैसे कि पहले सिलिका और एल्यूमिनिया था तो सियोल बन गई। इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा निकल और लोहा, तो क्या बन गया, नीफे बन गया। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब क्या होता है, उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब क्या होता है, उच्च होता है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है इस नोट्स में, और ये वही क्वेश्चन है जो जनरली सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी का आयतन केवल 0.5% है। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% क्या है, परपटी है, और 16% मेंटल है, और 83% हिस्सा क्या है, क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की, याद कर लेना। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर मिली है, दक्षिण अफ्रीका में। गहराई कितनी है, 4 किलोमीटर के लगभग।
अगर बात करें तो इसमें क्या है, इस खान में खुदाई चल रही है और खोज करते रहते हैं। तो कितनी खुदाई कर चुके हैं, 6 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है। और क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तेल ढूंढ रहे हैं। इसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड्स हैं, उनके मतलब देख लेते हैं। इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, सेडिमेंट्री का मतलब होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूप परिवर्तन। जीवाश्म क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो मृत पौधे और जीव जंतु दब चुके हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलेंगे। और इन जीवाश्म से क्या बनता है, जीवाश्म ईंधन बनता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह जो बनते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनकी जो पृथ्वी के अंदर शेल और खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में। शेल क्या होता है, खनिज क्या होता है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कितने प्रकार की शेल होती है, मतलब शेल का मतलब चट्टान होता है। ठीक है, पृथ्वी की परपटी बनाने के वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ। परपटी कौन बनाता है, खनिज पदार्थ बनाते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक पिंड को, खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ओके, तो शेल किससे मिलकर बन रही है, खनिज पदार्थों से। और कहाँ पर, पृथ्वी की भूमि की परपटी पर। शेल कितने प्रकार की होती है, टोटल 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरित। आग्नेय को हम बोलेंगे इग्नियस, जिसका हमने पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है, आग। अवसादी सेडिमेंट्री, कायांतरित मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये तीनों शेल या तीनों चट्टानें हम अब आगे डिस्कस करेंगे। पहली आती है आग्नेय शेल। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसे आग्नेय शेल कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझो। ज्वालामुखी के बारे में आप जानते होंगे कि जो है पृथ्वी के अंदर से गरम गरम पदार्थ बाहर निकलता है और उसको हम बोलते हैं मैग्मा। और वो मैग्मा जब ऊपर आता है तो वो मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बाहर निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है, अपने वातावरण में आके वो क्या हो जाएगा, ठंडा। और वो ठंडा होकर जो ठोस पदार्थ बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय शेल कहते हैं। इसे प्राथमिक शेल भी कहते हैं। किसको, आग्नेय शेल को। सेकंड क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, आग्नेय शेल कितने प्रकार की होती है। वैसे शेल तो होती है 3 प्रकार की, लेकिन आग्नेय शेल कितने प्रकार की होती है। पहली है अंतर्वेदी, दूसरी है बहिर्वेदी। अंतर्वेदी क्या होती है, जो मैग्मा निकला है वो अंदर के अंदर ही रह जाता है, वो बाहर तक नहीं आके पहुंचता। तो अंदर जो रह जाएगा और अंदर ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसी शेल को क्या बोलेंगे, अंतर्वेदी शेल कहते हैं। जैसे कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैली को क्या बोलेंगे, अंतर्वेदी शेल। मतलब अंदर के अंदर ही मैग्मा क्या हो गया, ठंडा हो गया। दूसरी प्रकार की होती है बहिर्वेदी। बहिर्वेदी में क्या होगा, वो लावा या मैग्मा जो है बाहर आ जाएगा। द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से बनी शेल को बहिर्वेदी शेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है बेसाल्ट शेल। कौन सी, बेसाल्ट। और बेसाल्ट से कौन सा पठार बना हुआ है, दक्कन का पठार। तो क्वेश्चन आता है दक्कन का पठार किससे बना हुआ है, तो बेसाल्ट से बना हुआ है। आगे दूसरी जो प्रकार की हमारे पास में शेल चट्टान है उसके बारे में बात करेंगे, वो है अवसादी। अवसादी शेल बनती है हमारी इसी शेल से, आग्नेय शेल से ही बनती है। तो किस प्रकार बनती है वो देख लेते हैं। शेलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो तुमने देखा होगा कहीं पे, जैसे कोई पत्थर है, आपस में 2 पत्थर टकराएंगे तो उनके क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। तो इसी तरीके से चट्टानें भी क्या होती है, धीरे धीरे टूट जाती हैं, आपस में टूट के क्या बनाती हैं, अवसाद बनाती है। और इन्हीं अवसादों के जुड़ने से जो शेल बनती है उसे हम अवसादी शेल कहते हैं। जैसे कि ये अदृढ़ अवसाद जो हमने पढ़े हैं अभी, दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शेल को अवसादी शेल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो है पुरानी जो हमने आग्नेय पढ़ी है वो तो बनती है लावा से, और ये किससे बनती है, आग्नेय से टूटकर, आग्नेय चट्टान को टूटकर वापस से क्या बनती है, ये शेल बनती है। वो कौन सी शेल कहलाती है, अवसादी। इसका उदाहरण क्या होगा, उसका तो हमने पढ़ा था कौन सा, बेलसाल्ट। और इसका हमें क्या है, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है, रेत के दानों से। मतलब छोटे छोटे रेत के दाने मिलकर बलुआ पत्थर बन जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे अवसाद मिलकर क्या बना लेते हैं, चट्टान बना लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कायांतरित शेल की। कायांतरित शेल क्या, कायांतरित मतलब काया का बदलना। काया मतलब एक जगह से एक तरीके से दूसरे तरीके में परिवर्तन होना, कायांतरित शेल है। आग्नेय तथा अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैली में परिवर्तित हो जाते हैं, कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन। ये किसका उदाहरण हो गया, कायांतरित शेल का। तीनों का उदाहरण आप याद कर लेना। चूना पत्थर का अगर संगमरमर में परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन है, वो कायांतरित शेल का। इन जो शेलों के बारे में हमने पढ़ा है, जो चट्टानों के बारे में पढ़ा है, वो कहाँ उपयोग में आते हैं, सड़कों में, घरों में, इमारतें बनाने में। जो पत्थर हम काम में लेते हैं वो किससे निकलते हैं, चट्टानों से ही निकलते हैं।
अब पढ़ेंगे हम शेल चक्र क्या होता है और शेल चक्र किस प्रकार कार्य करता है। शेल चक्र का मतलब है एक शेल का दूसरे में रूपांतरण। एक शेल का दूसरी शेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। मतलब आग्नेय का किस में बन गया, आग्नेय का बना, आग्नेय का हमने देखा कि अवसाद हुए, अवसाद से क्या बन गई, अवसाद चट्टान बन गई। उसके बाद में अवसादी से कायांतरित बन गई और कायांतरित से वापस क्या बन जाता है, मेघमा बन जाता है। अभी इसी शेल चक्र को मैंने इसमें शो कर रखा है। पहले पहले मेघमा था, मेघमा ठंडा हुआ तो कौन सी बन गई, आग्नेय, और आग्नेय से कौन सी बन गई, अवसाद, और अवसाद से क्या बन गई, अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान से क्या बन गई, कायांतरित चट्टान, और कायांतरित वापस से क्या बना देती है, मेघमा। इसके अलावा हम बात करें अवसाद से डायरेक्ट क्या बन जाता है, मेघमा बन जाता है। ठीक है, और बात करें आग्नेय से, तो आग्नेय से भी क्या बन जाएगी, कायांतरित डायरेक्ट भी बन सकती है। तो ये सारे सारे क्या है, शेल चक्र है। आगे हम बात करेंगे लाल किला। लाल किला कौन से पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर। अब लाल बलुआ पत्थर कौन से तरह की चट्टान है, कौन से तरह की चट्टान का उदाहरण है, वो आप मुझे बताएंगे। लगभग आगे हम बात करेंगे ताजमहल की। तो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। अब ये बताइए सफ़ेद संगमरमर किसका उदाहरण है। अब बात करेंगे हम खनिजों की। खनिज क्या होता है भाई, भूपर्पटी पे क्या पाए जाते हैं, खनिज, और खनिजों के पिंड क्या कहलाती हैं, चट्टानें कहलाती हैं, शेल कहलाती हैं। तो खनिज क्या है, खनिज के बारे में देख लेते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म व निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, निश्चित भौतिक गुणधर्म। एक बात याद रखना है, निश्चित भौतिक गुणधर्म और साथ में निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अगर हम खनिजों की बात करते हैं, ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग होता है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये क्या चीज़ें हैं, ये है जीवाश्म ईंधन। इसके अलावा और भी खनिजों की बात करते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो हमारी 7वीं क्लास है उसकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उनके PDF व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड भी कर दिए हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी ये चीज़ें अपलोड कर दी हैं। अगर उनसे आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कनेक्ट हो जाएं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी बदलती हुई पृथ्वी। पहले हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है। आप यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पहले उन दोनों चैप्टर्स को देख लो, उसके बाद ही इस चैप्टर को देखना, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। स्थलमंडल पर अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। स्थलमंडल की इसमें अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो आपको पहले पता होगा, हमने जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा था। उन तीनों भागों के नाम आप कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ पे क्या है, जो आंतरिक भाग है हमारे पृथ्वी का, स्थलमंडल का जो आंतरिक भाग है वो किससे बना होता है, प्लेटों से, और उन्हीं प्लेटों को हम क्या करते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं पिघले हुए लावे की। जो मेग्मा होता है, जो पिघला हुआ मेग्मा होता है, हमने ज्वालामुखी पढ़ा था। ज्वालामुखी में क्या होता, मेग्मा बाहर निकल रहा था और वो ठंडा होकर चट्टान के रूप में जम रहा था। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेग्मा वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। कहाँ पर, अंदर, पृथ्वी के अंदर जो मेग्मा है वो वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। ठीक है, उसकी घूमने की वजह से पृथ्वी में क्या, प्लेटों, पृथ्वी की जो प्लेट है उनमें क्या होती है, गति होती है, और उन्हीं गति की वजह से पृथ्वी की सतह पर क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और परिवर्तन की वजह से क्या होता है, पृथ्वी की जो है गतियाँ स्टार्ट हो जाती है। और ये गतियाँ किन किन बलों पर निर्भर करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 प्रकार के बल हैं जिन पर पृथ्वी की गति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अंतर्जनिक बल। कौन सा बल, अंतर्जनित। पहला बल है अंतर्जनित बल। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। कहाँ पर होते हैं ऐसे वाले बल, आंतरिक भाग में घटित होते हैं। इनको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं, इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो बल है वो है बहिर्जनिक बल, जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पर घटित होते हैं, सतह मतलब बाहर आकर जो घटित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स या फिर बहिर्जनिक बल। अब ये जो बहिर्जनिक बल है, इनसे 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अंतर्जनिक बल से, बहिर्जनिक नहीं, अंतर्जनिक बल से 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती है। कौन कौन सी, एक तो होता है भूकंप, दूसरा होता है हमारे पास में ज्वालामुखी। ठीक है, भूकंप क्या होता है और ज्वालामुखी क्या होता है, इसके बारे में हम आगे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। किसकी वजह से होती है, क्योंकि ये होती है आकस्मिक गतियों की वजह से। अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या होता है, भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं अचानक। तो उसको क्या बोलते हैं हम, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और लावा वो बाहर आके जब ठंडा होता है तो क्या बनती है, चट्टानें बनती है। कौन सी चट्टान बनती है, कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि मैं जो दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से कौन सी चट्टान बनती है।
तीनों चट्टानों का नाम कमेंट करके बताइए। आगे हम बात करेंगे भूकंप की। भूकंप क्या होता है? तो स्थल मंडलीय प्लेट, जो हमारा स्थल मंडल है वो बहुत सारी प्लेटों से बना होता है। तो स्थलीय मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जो आंतरिक जो बल है वो उसकी वजह से क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं भूकंप कहते हैं। भूकंप से रिलेटेड कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उद्गम केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र होता है भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। मतलब भूपर्पटी, पहला हिस्सा हमारा भूपर्पटी होता है, तो भूपर्पटी के नीचे जो स्थान जहाँ से क्या हो रहा है? भूकंप स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से कंपन स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्या होगा? उद्गम केंद्र। और अधिकेंद्र क्या होगा? जो हमारा उद्गम केंद्र है उसके ऊपर भूपर्पटी का जो केंद्र है वो कहलाएगा हमारा अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर, मतलब ऊपरी हिस्से पर, इसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इसका जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें अच्छी तरह चित्र बना रखा है, आप उसे समझ सकते हैं। यदि आपको चित्र सहित नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बोल दीजिए, जो है वो उनके जो चित्र है चित्र सहित आपको समझा दिए जाएंगे। अब ये जो अधिकेंद्र है, कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में आते हैं। जो कंपन है वो अंदर से कहाँ आएंगे? बाहर आएंगे, और कहाँ पर? अधिकेंद्र पर। और इसके जो निकटतम भाग है सबसे ज़्यादा, उस पर सर्वाधिक क्या होगी? हानि होगी। और जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे हानि का प्रभाव कम होता जाएगा। अब ये जो भूकंपीय तरंगे हैं, जो तरंगे बाहर आ रही हैं अंदर से, वो कितने प्रकार की होती है? वो होती हैं हमारे पास में 3 प्रकार की। पहली है पी तरंगे, जिसको हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। दूसरी है एस तरंगे, जिन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। तीसरी है एल तरंगे, जिन्हें हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इस तरीके से ये 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं। यदि आपको कोई सजेशन देना हो इस से रिलेटेड, तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ज़रूर आपके सजेशन पर विचार किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में। 29 जनवरी 2001 को कहाँ पर? भुज शहर में क्या आया था? भूकंप। और उसकी तीव्रता कितनी नापी गई थी? 6.9। किस पर नापी गई थी? रिक्टर स्केल पर। तो आपको ये समझ में आएगी होगा रिक्टर स्केल किसके काम आता है? भूकंप मापने का एक यंत्र है। तो 29 जुलाई 2001 को भुज शहर में भूकंप आया, उसको हमने रिक्टर स्केल पर नापा, और रिक्टर स्केल पर नापने के बाद में पता चला उसकी तीव्रता क्या थी? 6.9। अब इससे हमें ये पता चलता है कि भूकंप कितना जो है वो तीव्र था। ठीक है, 6.9 की बात करेंगे तो 6.9 के हिसाब से हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो तीव्रता अगर 2.0 है भूकंप की, तो क्या माना जाएगा? प्रभाव नहीं के बराबर। यदि 5 है तो वस्तु गिरने से क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अगर 6 है तीव्रता तो क्या हो जाएगी? शक्तिशाली हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो भुज में जो भूकंप आया था वो कैसा था? शक्तिशाली जो है भूकंप था। अगर 7 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? सर्वाधिक शक्तिशाली, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कहलाएगा। 7 अगर उसका जो है तीव्रता है, तो तीव्रता किससे नापी जाती है? रिक्टर स्केल से। आगे बात करें मुख्य स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब आकृति। जैसे कहीं पे आपने पहाड़ देखे होंगे, कहीं पठार देखे होंगे, कहीं पे नदियाँ देखी, तालाब देखी, ये सब क्या है? स्थलाकृति है। उनके बारे में हम बात करते हैं। दृश्य भूमि में 2 प्रक्रमों की वजह से परिवर्तन होते हैं। दृश्य भूमि जो हमें दिख रही है, उन भूमियों में 2 ऐसे प्रक्रम हैं जिनकी वजह से क्या होता है? परिवर्तन होता है। एक का नाम है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने को क्या कहते हैं? अपक्षय। शैल मतलब चट्टानें। हमने 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ी थी, उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। जो जो चट्टानें हैं उनके टूटने को क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। जबकि दूसरा कारण है दृश्य भूमि के परिवर्तन में, उसका कारण है एक दूसरा अपर्दन। तो अपर्दन क्या है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम के द्वारा, 3 चीज़ें, जल, पवन एवं हिम के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपर्दन में। जैसे कि वायु आई, बहुत तेज़ आंधी आई, वायु के साथ मिट्टी उड़ के चली गई, तो उसको क्या हो गया? मृदा अपर्दन कहला गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है? अपर्दन होता है। और इस भू की जो स्थलाकृति है, इसकी आकृति है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत एक किसकी? नदी की। नदी मतलब जल की। नदी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम इसमें बात करेंगे। नदी में सबसे पहला आता है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? जल प्रपात कहते हैं। मतलब क्या होता है? एक कठोर चट्टान से गिरेगी, कठोर चट्टान पर जाके गिरेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? जल प्रपात। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि जो इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अगली बात करते हैं नदी से रिलेटेड विसर्प की। विसर्प मतलब एक सर्प की आकार की। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार, जैसे कि सांप जिस तरीके से चलता है उस तरीके से बहने लगती है। यदि नदी के इन्हीं बड़े
मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। जो मोड़दार तरीके से नदी घूमती है उसको क्या बोलते हैं? हम विसर्प कहते हैं। अब चाप झील किससे बनेगी? चाप झील भी किससे बनेगी? विसर्प से बनेगी। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी किसे कट जाते हैं, जो घुमाव है वो क्या होता है? धीरे धीरे कट जाते हैं और एक अलग ही झील बनाते हैं। वो क्या हो गया? एक तरीके से गड्ढा बन गया वहाँ पे, उसे क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। आगे हम बात करेंगे बाढ़ किरत की। बाढ़ किरत मतलब जैसे हुआ, नदी बहुत सारा सामान बहा के लेके आई और एक जगह पानी इकट्ठा हो गया, पानी के साथ साथ वो जो सामान था वो भी क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। सामान मतलब उपजाऊ मिट्टी कहीं से बह के आई, साथ में उसके कुछ पदार्थ बह के आए और जो है पोषक तत्व बह के आए, वो वहाँ जाके इकट्ठे हो गए। तो वो जो जगह है वो बाढ़ किरत जगह कहलाएगी और साथ में हम उस जगह पर क्या होगा? उपजाऊ मिट्टी होगी। अगली बात करेंगे तटबंध की। नदी के उत्थित तट को क्या बोलते हैं? तटबंध कहते हैं। इसी के साथ में एक आता है वितरिका। वितरिका क्या होती है? समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। जैसे कि यहाँ से नदी गई और उसमें क्या हुआ कि वो बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है। जो धाराएं हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वितरिका कहेंगे। उसके बाद में हम बोलेंगे एक डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? कहाँ पर बनता है? सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। सभी मुहाने के अवसादों मतलब जैसे कि यहाँ से जो अवसाद बहा के जो नदी लेके गई है वो एंड में जाके उन्हें कहीं पे इकट्ठा कर देगी, संग्रह कर देगी, तो उससे क्या बन जाएगा? डेल्टा बन जाएगा। प्रत्येक नदी कोई ना कोई डेल्टा बनाती है। अब बात करेंगे हम, अभी नदी की बात करिए हमने, करेंगे अब समुद्री तरंगों की बात करेंगे। समुद्री गुफा क्या होती है? जैसे कि समुद्र में कई बार देखा होगा ऊंचे ऊंचे क्या है, पहाड़ से दिखते हैं और चारों तरफ उसके पानी दिखता है। उन्हीं उन्हीं जो टीले हैं, उन्हीं जो चट्टान हैं, उन चट्टानों के बीच में क्या होता है? कभी कभी एक गुफा बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम समुद्री गुफा। जैसे कि समुद्री तरंग लगातार शेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित हो जाती है। किसमें? उस चट्टान में। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। अब धीरे धीरे वो चौड़ी हो गई, अब क्या होता है? वो ज़्यादा धीरे धीरे वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और क्या बचता है? सिर्फ केवल छत बचती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तटीय मेहराब बोलेंगे। अगर फिर क्या होता है? बीच में से आर पार पूरा ही कट जाता है, वो छत भी उसके ऊपर नहीं रहती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेक बोलते हैं। इनके सबके चित्र एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यदि आपके पास में बुक है तो वहाँ से देख लेना, नहीं है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं आपको जो है चित्र के साथ में, डायग्राम के साथ में समझा दूंगा। आगे हम बात करेंगे समुद्र भिरगु। समुद्र भिरगु क्या होता है? समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या बोलते हैं? समुद्र भिरगु बोलते हैं। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम खड़े हुए उठे हुए ऊंचे शैलीय तट, मतलब जो चट्टानों के क्या है? तट है, उनको क्या बोलेंगे? हम समुद्रीय भिरगु कहते हैं। आगे हम बात करेंगे हिमनद हिमोड। हिमनद हिमोड मतलब हिम मतलब बर्फ़, और बर्फ़ से जो बनते हैं उनको हिमनद हिमोड बोलते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमनोड का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई हिमनद है, वो बह के आई और फिर साथ में जो चीज़ें बहा के लाई है वो निक्षेपित हो जाते हैं। वो निक्षेपित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हिमनद या हिमोड कहते हैं। जिस तरीके से हमने नदी के, समुद्र के इनके कार्य पढ़े, उसी तरीके से हम पवन के कार्य पढ़ेंगे। पवन भी क्या करती है? मृदा का अपर्दन निक्षेपण भी करती है। अब रेगिस्तान में पवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। कौन? पवन अपर्दन व निक्षेपण का प्रमुख कारण है। आगे बात करेंगे हम, इससे क्या बनता है? एक छत्रक शैल बनती है। रेगिस्तान में छत्रक आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक मतलब छत्ते जैसे आकार के क्या है? शैल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो रेगिस्तान में जो बनती है आकृतियाँ, उसको एक तो होता है बालू टिब्बा, दूसरा होता है क्या है? लाओस। अब बहुत सारी मिट्टी जो है वायु अपने साथ उड़ा के लेके आएगी, और जैसे वायु रुकेगी तो वो एक जगह पर जाकर इकट्ठी हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं बालू टिब्बा। जबकि हम बात करें लॉयस की, तो लॉयस क्या होता है? वो जो मिट्टी उड़ी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से जाके फैल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लॉयस। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इंडिया का या हिंदुस्तान का या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तुमसे पूछा था, और उसका जवाब तुम्हें कमेंट में देना है। जबकि मैं आपको बता देता हूँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का क्या है? एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा। हिंदुस्तान का आपको बताना है, विश्व का एंजल जलप्रपात है, जो कि क्या है? दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है। ये दोनों ही क्वेश्चंस किसके हैं? एनसीईआरटी के हैं आपके। वहाँ से आप देख के या फिर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम बात करेंगे वायु के बारे में। वायु क्या है? वायु क्या है? पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। वायुमंडल मतलब विभिन्न गैसों का संगठन होता है।
अब इनमें ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और भी विभिन्न प्रकार की गैसें आती है। तो अगर हम बात करें वायुमंडल में ऑक्सीजन आती है तो सांस लेने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? वायुमंडल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल का पार्ट है। इसी तरह की हम बात करें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों की रक्षा कौन करता है? वायुमंडल करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि आप जानते हो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की किरणें जो आती है हानिकारक, उनको वहीं पे रोक लेती है और धरती पर आने नहीं देती। तो हानिकारक किरणों को भी रोकने का काम कौन कर रही है? वायुमंडल कर रहा है। हम आगे बात करेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में। वायुमंडल का संगठन क्या है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। उनमें से जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ये वाला एरिया पूरा किसका है? नाइट्रोजन का। उसकी मात्रा कितनी है? 78%। और इसके बाद में जो ज़्यादा गैस है वो उसका हम बात करें तो वो है ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं O2। 21% गैस है। वो वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा पूरा ऑक्सीजन का है। इसके अलावा भी और भी गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ऑर्गन की बात करें 0.93% है। उसके बाद में हम बात करें अन्य गैसें 0.04% के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें अन्य गैसों में, आर्गन थी, हमने बात कर ली, CO2 की हमने बात कर ली। इसके अलावा हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सब किस किस लेवल में पाई जाती हैं वो हम आगे चलकर बात करेंगे। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक जो है नेम्स आएंगे, इसलिए आप बने रहिए वीडियो के साथ में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने शामिल किए। कुछ फैक्ट्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स मैंने इसमें शामिल नहीं किए, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सीटेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण पार्ट है। आप देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरी है? पौधों के लिए। किस प्रकार ज़रूरी है? पौधे नाइट्रोजन से क्या करते हैं? जो अपना जीवन बचाते हैं, जीवन के लिए आवश्यक है। किस प्रकार? नाइट्रोजन गैस है, लेकिन ये क्या होती है? मिट्टी में मिली होती है, और मिट्टी में कीड़े पाए जाते हैं। वो कीड़े जो है कीड़े वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? पौधों के लिए प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली पौधे नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करते। आगे हम बात करेंगे दूसरी गैस, सबसे बड़ी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है हमारे सांस लेने में, ठीक है। और ऑक्सीजन बनाता कौन है? हरे पादप बनाता है। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? हरे पादप के पत्तों में क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है। सूर्य से प्रकाश आता है और जड़ से भोजन और जो खाद्य पदार्थ है वो ऊपर जाते हैं, और उसके बाद में वहाँ पर क्या बनता है? भोजन बनता है। और भोजन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और खुद क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। अब देखो, यदि अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको बता दें, जो मानव के द्वारा उत्पादित CO2, मतलब इंसान के द्वारा जो इंसान ने CO2 जनरेट की है, वो अगर पादप के ग्रहण CO2 के बराबर है तो क्या होगा? प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण नहीं के बराबर होगा। अब क्या हो रहा है? कुछ वर्षों से कारखानों द्वारा CO2 बढ़ रही है। कारखानों द्वारा क्या बढ़ाई जा रही है? CO2। अब CO2 बढ़ेगी तो पृथ्वी पर मौसम क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। आगे हम बात करें, प्रभावित हो रहा है तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, जब ग्रीन हाउस गैस CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। यदि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे? भूमंडलीय तापन। और इससे जब ताप बढ़ेगा तो जो बर्फ़ के पहाड़ है वो बर्फ़ें क्या होगी? पिघलना शुरू हो जाएगी, और समुद्र का जल स्तर क्या बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो उसके आसपास की जो शहर है उनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी। इस तरीके से जलवायु में परिवर्तन होगा। अगर हम बात करें वायु की, अगर वायु गर्म है, वायु जैसे तापमान बढ़ा, वायु गर्म हुई, तो गर्म होते ही क्या हो जाएगी? फैलेगी। क्यों फैलेगी? क्योंकि ये हल्की हो जाती है। हल्की होकर कहाँ जाएगी? ऊपर उठ जाएगी वायुमंडल में। अगर वायु ठंडी है तो क्या होगी? सघन होगी, वह भारी होगी, और वो कहाँ रहेगी? नीचे ही रहेगी। अब हम थोड़ी सी वायुमंडल की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। वायुमंडल टोटल 5 परतों से मिलकर बना होता है। उनके नाम इस प्रकार है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल, साथ में बहिर्मंडल। अगर हम बात करें इसकी पूरे की, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है हमारे पास में क्षोभ मंडल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण परत है हमारे इस पूरे के पूरे जो है वायुमंडल की संरचना की, जो हमने पढ़ी थी यहाँ पे। पूरी 5 में से सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्यों है महत्वपूर्ण, वो हम पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल, इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 10 से 13 किलोमीटर है। सांस लेने का कार्य कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में।
इस बात का ध्यान रखना इसलिए महत्वपूर्ण है। मौसम संबंधी प्रत्येक घटनाएं कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। मौसम संबंधी घटना जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि, ये सारे पार्ट किसके हैं? क्षोभ मंडल के। अगर हम बात करें, दूसरा है समताप मंडल। अगर समताप मंडल की बात करें तो ये 50 किलोमीटर तक मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त, मतलब इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। यदि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती तो आराम से इसमें क्या उड़ा सकते हैं? हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में ही पाई जाती है। अगर बात करें हम मध्य मंडल की तो ये 80 किलोमीटर तक है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। तो उल्कापिंड कहाँ जलते हैं? मध्य मंडल में। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें वायुमंडल की तो वायुमंडल 400 किलोमीटर के लगभग तक है और तापमान इसका क्या होता है? धीरे धीरे अत्यधिक बढ़ता है, धीरे धीरे अचानक से अत्यधिक बढ़ जाता है, तीव्रता से बढ़ता है। और आयनमंडल इसी का पार्ट है, किसका? वायुमंडल का। और अगर हम बात करें वायुमंडल में ही क्या होता है? रेडियो संचार, जो रेडियो किरणें हैं वो कहाँ पर जाकर टकराती? सीधी वायुमंडल में जाके। अगर बहिर्मंडल की बात करेंगे तो बहिर्मंडल में दो गैसें कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये परत कैसी है? पतली परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बहिर्मंडल। ये सारी हमारी किसकी है? वायुमंडल की संरचना की विभिन्न परतें। कितनी परतें हो गई? 5 परतें। अगर हमने बात करी थी ओजोन परत की, किस में पाई जाती है ओजोन परत? ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। मीन्स जो समताप मंडल है वो ओजोन गैस रखता है और ओजोन गैस की जो परत है वो हमारी रक्षा करती है। धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना, जिससे क्या हो रहा है? मौसम में परिवर्तन हो रहा है, दिन ब दिन जो है हमारे यहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम और जलवायु दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इनके बारे में इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जबकि हम जलवायु की बात करें तो दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। अगर दीर्घकाल की बात करेंगे तो जलवायु कहलाएगी और छोटे से हिस्से की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? मौसम कहलाएगा। यही दोनों में अंतर है। अगर हम सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की बात करें कि कितनी सी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, तो सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां हिस्सा हमारे पास में क्या आता है? हमें प्राप्त होता है। अगर हम बात करें तापमान की, तापमान वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता, ताप मतलब गर्मी, शीतलता मतलब ठंडा, अगर ये दोनों का जो परिणाम है उसको हम क्या बोलेंगे? तापमान। नहीं बोलते कि आज तापमान हो गया 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो तापमान हो गया हमारा। अगर इसी के साथ में हम बात करेंगे आतपन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आतपन किसे कहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है ना, पृथ्वी क्या कर लेती है? रोक लेती है, उस तापमान को वापस नहीं जाने देती, उसे क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं, ठीक है। मात्रा, अगर इसकी मात्रा कहाँ से कहाँ बढ़ती है? अगर भूमध्य रेखा पे बात करें तो आतपन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। जबकि ध्रुवों की बात करें तो आतपन की मात्रा क्या है? कम है। मतलब भूमध्य रेखा से अगर हम जाएंगे ध्रुवों की ओर तो आतपन की मात्रा क्या होगी? घटेगी। अब बात करेंगे वायुदाब की। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर गमन करती है। जिस तरीके से आप पानी देखते हो, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरीके से उच्च दाब की क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु सदैव क्या होती है? गमन करती है, मतलब जाती है, बहती है। थोड़े से फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं वायु के। वायुमंडल में ऊपरी ओर जाने पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा। अगर समुद्र स्तर से पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है वायुदाब। समुद्र स्तर की बात करें तो सर्वाधिक होगा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे। ये समुद्र स्तर का मतलब हम जहाँ पर रह रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो वायुदाब क्या होगा? कम होता जाएगा। अब तापमान के हिसाब से जो है हमारे मौसम की बात करते हैं। यदि तापमान अधिक है तो वायु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी मतलब हल्की होगी, हल्की होगी मतलब ऊपर उठेगी। अगर ऊपर उठ रही है तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। क्षेत्र कैसा बनेगा? निम्न दाब। और निम्न दाब क्षेत्र बनेगा तो मौसम कैसा होगा? बादल युक्त, मतलब उस समय बादल युक्त होंगे और आकाश व नम मौसम होगा।
बादल युक्त आकाश कैसा होगा, इस आकाश कैसा होगा, बादल युक्त होगा और नम मौसम होगा। अगर तापमान कम है तो बात करते हैं, तापमान कम है तो वायु कैसे होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, और भारी आपको बताई थी भारी वायु कहाँ रहती है, नीचे रह जाती है। क्षेत्र कैसा बनेगा, उच्च दाब क्षेत्र बनेगा, और आकाश कैसा रहेगा, स्पष्ट व स्वच्छ आकाश रहेगा। अब पवन के बारे में बात करते हैं, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आपको पहले बता दिया वायु कहाँ से बहती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। अगर इसके बहने को हम क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। पवन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली है स्थायी पवन, कब चलती है, वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है, दिशा निश्चित है। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवने का उदाहरण है। अगर हम बात करें मौसमी पवनों की, तो मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में दिशा परिवर्तन के साथ में, दिशा परिवर्तन मतलब कभी तो ये उत्तर से बह रही, कभी पूर्व से बह रही, कभी दक्षिण से बह रही है, तो ये दिशा परिवर्तन हो जाती है। इसमें निश्चित दिशा रहती है, और कौन से में, स्थायी पवनों में निश्चित दिशा, जबकि मौसमी पवनों में दिशा परिवर्तन। उदाहरण क्या है, भारत में मानसूनी पवनें कैसी है, मौसमी पवनें हैं। आगे बात करेंगे हम स्थानीय पवनों के बारे में। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती है, कौन सी पवन है, स्थायी पवन है। एग्जाम्पल क्या होंगे, स्थल समीर और समुद्री समीर, साथ में लू की परिभाषा क्या है, लू कहाँ पर चलती है, इंडिया में चलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। इसके लिए हमें एक डायग्राम देखना होगा, उस डायग्राम को हम एक बार चेक करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं किस तरह से वायुदाब पेटियाँ बनी हुई हैं। तो चलते हैं डायग्राम पर। अगर वायुदाब पेटियों की बात करें तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक तरीके से यूँ मान लो कि ये ग्लोब है हमारा पास में, ठीक है ना। ये जो बीच वाली रेखा है ये भूमध्य रेखा है, जहाँ पर क्या है, सूर्य 2 बार आता है, मतलब यहाँ का एरिया क्या है, गर्म है, यहाँ का एरिया क्या है, गर्म है, ठीक है ना। तो कैसा एरिया बन जाएगा, जब गर्म एरिया है तो यहाँ पे कैसा का निम्न दाब रहेगा, कैसा रहेगा दाब, निम्न दाब रहेगा। जब निम्न दाब इस जगह पे रहेगा, क्योंकि गर्म एरिया है तो निम्न दाब रहेगा, निम्न रहेगा तो पवन कहाँ से कहाँ चलेगी, ऊपर से नीचे की ओर, सारी पवनें निम्न दाब की ओर, इधर से भी क्या चल जाएगी, निम्न दाब की ओर चल जाएगी, ठीक है ना। तो पहला एरिया हमारे पास में ये बन गया, ठीक है ना। दूसरे की बात करेंगे हमारे पास में उत्तरी व्यापारिक पवनें। पहली कौन सी हो गई, उत्तरी व्यापारिक पवनें, दूसरी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहाँ पर जाती है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पर। अब यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या होता है, एक उच्च दाब होता है, ठीक है ना। उच्च दाब वाले एरिया से पवन कहाँ बहेगी, निम्न वाले दाब एरिया पर, ठीक है ना। तो उच्च दाब से एक बार तो नीचे आ गई, इधर निम्न था, और एक निम्न दाब कहाँ पर है, इस जगह पर है, तो यहाँ से बह के कहाँ चल जाएगी, इस साइड में चल जाएगी। तो उच्च दाब वाले एरिया से कहाँ चल गई हमारे पास में, ऊपर और नीचे। अगर हम बात करें उच्च दाब एरिया को हम क्या बोलेंगे, हॉर्स अक्षांश। क्या बोलेंगे इसको, हॉर्स अक्षांश। इस बात का ध्यान रखें, हॉर्स अक्षांश किसे बोलते हैं, उच्च दाब वाले एरिया को। इसका दूसरा नाम क्या है, उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब। और आगे हम बात करेंगे ध्रुवों की, तो ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर उच्च दाब होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, उच्च दाब है। और यहाँ पर उच्च दाब है तो अध्रुवीय निम्न दाब पर जाके इनकी पवनें क्या होगी, बहेगी। अगर हम इस पूरे जो डायग्राम है इसका अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो एक ही बात आपके समझ में आ रही होगी कि जो पवनें हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब हमें आप जो कमेंट करके बताइएगा वो मुझे ये बताइएगा सर्च करके कि जो ये हॉर्स है अक्षांश, जो उपोष्ण दाब उच्च दाब है, ये कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक स्थित है। तो यही था आपका उच्च दाब पेटियों का विस्तार, उच्च व निम्न दाब, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगर आपके ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस जो टॉपिक, ये वाला टॉपिक है, मैं अलग से दोबारा से बना के एक बार जो है हैंड रिटन आपको समझा दूंगा, एक 2 से 3 मिनट की वीडियो बना के। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम वापस से, हमने वायुदाब पेटियों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे आर्द्रता के बारे में। क्या आर्द्रता क्या होती है, वायु में किसी समय जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब जल वाष्प की मतलब जल की मात्रा किस में, वायु में, ठीक है ना। जिसे हम नमी वगैरह कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अगर जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो दिन कैसा होगा, आर्द्र होगा, ठीक है। जल वाष्प ऊपर उठता है, ठीक है, फिर क्या होता है, वो संघनित होकर क्या हो जाता है,
ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में वो किसका रूप ले लेगा? जल की बूंद का रूप ले लेगा। और ये जल की बूंद एक साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? बादल का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो हमारे पास में जल वाष्प है वो ऊपर उठेगा, संघनित होकर ठंडा होगा, फिर उसके बाद में जल की बूंद का निर्माण होगा, उसके बाद में बादल के रूप में जो है उसका निर्माण होगा। ठीक है, अब वर्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? वर्षा। मतलब ऊपर से जो पानी गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल मतलब भूमि पर जो उपलब्ध जल है वो कहाँ से प्राप्त हो गया हमारे पास में? वर्षा जल से प्राप्त होगा। वर्षा जल कितने प्रकार की होती है? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और तीसरी कौन सी है? चक्रवातीय वर्षा। अगर हमारे पास में बारिश कम हुई है तो उसे हम बोलेंगे सूखा। यदि अपेक्षाकृत वृद्धि के साथ में बारिश हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाढ़ कहेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको याद करना है, मिलाने में क्वेश्चन आ सकते हैं। तापमापी किसे कहते हैं? जो तापमान मापने का काम आता है। वर्षा मापी किसे कहते हैं? वर्षा के मापने वाला। वाक दिग्दर्शी, ठीक है ना, तो ये पवन की दिशा दर्शाता है। और वायुदाब मापी, ये किसको नापता है? वायुदाब को मापता है। साथ में हम बात करेंगे तापमान किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने, इसलिए हमें किस में क्या नाम रखा है इसका? डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री है तो पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। अगर 100 डिग्री है तो पानी क्या हो जाएगा? उबलने लग जाएगा। अगर हम बात करेंगे पछुआ पवनों की, पछुआ पवनें क्या होती है? पछुआ पवनें पश्चिमी ओर से आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। एक चीज़ और, हमारा 5वां अध्याय है जिसे हम पढ़ते हैं जल के बारे में। जल से क्या है, आपको ये बताते चलें हम कि जो सीटेट का पूरा कोर्स है हम इस यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे, और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। पूरा NCERT आपके लिए फ्री रहेगा। बीच बीच में हम CDP की क्लासेस भी लेते रहेंगे, तो वो भी आपकी फ्री रहेंगी। साथ में नोट्स भी फ्री हैं जो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जल के बारे में। जल किस प्रकार से हमारे पास में प्राप्त होता है? तो जल की बात करेंगे तो ये सूर्य ताप के कारण क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। वाष्पित मतलब वो वाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। वहाँ पर ठंडा होने के बाद जल वाष्प क्या होता है? संघनित, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संघनित क्या होता है? उसके बाद में संघनित होकर क्या बन जाते हैं? बादल निर्माण, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद में बादलों से क्या प्राप्त होती है? हमें वर्षा होती है और हिमवृष्टि, और वापस से जो हमारा पानी है वो कहाँ जाता है? जल कहाँ जाता है? धरती पर आ जाता है। तो ये जो पूरा साइकिल है इसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र। जल का चक्र का मतलब क्या हुआ? पहले वो वाष्प बनेगा, वाष्प बन के वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल में जाने के बाद में वो बादल निर्माण होगा, और बादल निर्माण से हमें क्या प्राप्त होगी? वर्षा। तो जल से वापस जल हमने प्राप्त कर लिया, इसे हम जल चक्र कहेंगे। आगे हम बात करेंगे जल की, ठीक है। जल कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का, लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, जबकि अलवणीय जल पीने योग्य होता है। अब ये पीने योग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? NaCl की मात्रा अधिक होती है। कहाँ पाया जाता है? महासागर व समुद्रों में। तो लवणीय जल कैसा होता है? पीने योग्य नहीं होता। अलवणीय जल की बात करें तो नदी, ताल, सोते, हिमनद इनसे प्राप्त किया जाता है, और ये पीने योग्य होता है। आगे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जिनसे जो है हमें पानी प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और फेमस है। तो अफ्रीका की जो फेमस नदियां हैं उनके बारे में नाइजर, कांगो, नील और ऑरेंज, ये जो नदियां हैं वो अफ्रीका की फेमस है। वो मिलान करके आपके सीटेट में आता है, वहाँ से आप इन्हें जो है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वहाँ पर अफ्रीका में ही एक झील पाई जाती है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। तो चारों तो नदियाँ याद करनी है, साथ में एक झील याद करनी है। आगे हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका में कौन सी नदी प्रसिद्ध है? वो है अमेजन नदी। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी प्रसिद्ध है। इसके अलावा झील वहाँ की प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ग्रेट बैरियर झील और ग्रेट स्लेव झील। ये सारी चार आपके पास में झीलें हैं। इन चारों झीलों के नाम भी आपको याद करने हैं। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी फेमस है? डार्लिंग नदी फेमस है। तो ये जो सारी की सारी मैंने नदियाँ बताई है इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट मिलाने में आपके मिलाप वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे जल का वितरण। जल किस प्रकार हमारी धरती पर विद्यमान है?
अगर बात करें पृथ्वी पर तो जल कितना है, 3/4 भाग है, और 1/4 भाग क्या है, हमारे जो है स्थल है, और 3/4 भाग पर जल है। मतलब कितना सारा जल है हमारी धरती पर, वो आप हम एज से समझ सकते हैं कि 75% जल क्या है हमारे पास में अवेलेबल है, और एक जो हमारे पास में 25% क्या है, भूभाग वाला हिस्सा है। तो आगे हम बात करें, जब इतना सारा जल है फिर भी आपने ये बार बार सुना होगा कि जल की क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो उसका रीज़न क्या है वो आपको बता देते हैं। इसका वर्गीकरण अगर हम पढ़ेंगे तो जो महासागर का जल है वो है 97.3, जबकि हम भूमिगत जल की बात करेंगे तो 0.68 के लमसम ये हमारे पास में क्या है, भूमिगत जल है। अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि जो ये महासागर का जल है 97% है, तो ये क्या है, पीने योग्य नहीं है। जब पीने योग्य नहीं है और पीने योग्य सिर्फ इतना सा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, पानी की किल्लत हो जाएगी और पानी की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आया, समुद्री पानी जो नमकीन पानी होता है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है वो पीने योग्य नहीं होता लवणता की वजह से। अब लवणता क्या होती है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा, 1000 ग्राम में, कितने ग्राम में, 1000 ग्राम में किसकी मात्रा, नमक की मात्रा। ओके, आगे हम बात करेंगे महासागरों की औसत लवणता कितनी है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। कितनी है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। अगर हम इजराइल में जो मृत सागर कहाँ स्थित है, इजराइल में, और मृत सागर की बात करें तो यहाँ की जो है सघनता है, जो उसकी लवणता है वो कितनी है, 340 ग्राम प्रति लीटर। और इतनी सारी होने के बाद में यहाँ हमने औसत की किसकी बात करी है, 35 की, जबकि मृत सागर कितनी है, 340। यहाँ पर जो तैराक होते हैं वो आराम से क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। किसमें, मृत सागर में। क्यों, क्योंकि पानी वहाँ का भारी होता है और इंसान वहाँ के उसके लिए क्या हो गया, हल्का, इसलिए वो क्या कर सकता है, तैराक प्लव कर सकता है, मतलब तैर सकता है। किसके कारण, सघनता के कारण। सघन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है लवणता कितनी है, लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। आगे हम बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण की। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की क्या होती है, गतियाँ होती है। कौन कौन सी, किसमें, महासागरीय जल में। कौन कौन सी, तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। इन तीनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम तरंगों की बात करें तो तरंगे महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना व गिरना क्या कहलाता है, तरंगे। आपने देखा होगा पानी पहले ऊपर उठता है, वापस से नीचे पड़ जाता है, फिर उठता है, फिर पड़ जाता है। उठना और गिरना क्या कहलाता है, तरंगे कहलाता है। और यही उठना व गिरना किसकी वजह से होता है, भूकंप के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, भूस्खलन की वजह से। पानी के अंदर क्या होता है, जो प्लेटें हैं वो आपस में भिड़ जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, पानी का जो है गतियाँ वो चेंज होती है, वो तरंगे ऊंची ऊंची उठती है। इसके अलावा पवन, ये सारे रीज़न हैं किसके, तरंगों के। ठीक है, अब ये तरंगे 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे होती है। 15 मीटर कितनी ऊंचाई होती है, 15 मीटर तक। और अगर इतनी ऊंचाई की जो तरंगे हैं वो अगर हैं तो वो क्या कहलाएगा, सुनामी। और सुनामी कहाँ का वर्ड है, जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे मतलब जो ये तरंगे हैं ये वहाँ पर जो जहाज जो है तैरते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए पोताश्रय तरंगे भी कहते हैं किन्हें, सुनामी तरंगों को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब तक के सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। कितना, 150 मीटर। सुनामी मतलब उसकी तरंगों की ऊंचाई कितनी मीटर ऊंची नापी गई है, 150 मीटर। 15 मीटर को ही हम सुनामी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंची कितनी है, 150। सोच लो कितना भारी है, क्या आया होगा, सुनामी आया होगा। और रफ्तार, वहाँ की जो रफ्तार, हवा की रफ्तार है उसमें कितनी है, 700 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार रहती है वहाँ के वायु की। आगे हम बात करेंगे भारत व सुनामी। भारत में सुनामी कब आया उसके बारे में। देखो, भारत में जो सुनामी आया वो आया 26 दिसंबर 2004 को। आया कहाँ पर, हिंद महासागर में। ठीक है, और कारण क्या था इसका, भूकंप था। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कारण यही चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो भूकंप था किसका, भारत में आए सुनामी का कारण, जो 26 दिसंबर 2004 को आया था। रिएक्टर स्केल पर उसका पैमाना कितना था, 9.0। रिएक्टर स्केल आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया क्या होता है। ठीक है ना, तो उस पर पैमाना कितना था, 9.0। और क्या हुआ था इसमें, जब भूकंप आया तो भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, और जिसके कारण जो हवाएं कितनी स्पीड से चल रही थी, 800 किलोमीटर प्रति आवर की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। हमने देख लिया तरंगे ऊपर उठती हैं वापस गिरती हैं। ठीक है ना, तो उठना तो क्या कहलाता है, तरंगों का ज्वार कहलाता है, जबकि हमने गिरना पढ़ा है तो गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। और इन दोनों के कारण क्या है, ज्वार भाटे के कारण क्या है,
सूर्य व चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। तो बात किसकी है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा? सूर्य व चंद्रमा के द्वारा। ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है? सूर्य व चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। अब दो तरह के ज्वार होते हैं, एक तो वृत्त होता है, एक लघु होता है। वृत्त ज्वार क्या होगा? देखो उसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास में पृथ्वी है, इस पे इसके जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की तीनों एक ही सिद्ध में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास में पृथ्वी है, इसके यहाँ पे चंद्रमा है, इसके यहाँ पे सूरज है। अब इसका गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ मिलकर किस पर इफेक्ट करते हैं? पृथ्वी पर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ज्वार होता है वो क्या होता है? हाई होता है। हाई का मतलब वो जो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? वृत्त ज्वार। क्या हो गया? मतलब सूर्य का और चंद्रमा का एक साथ से क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कब होती है कंडीशन है? पूर्णिमा तथा अमावस्या को क्या है? तीनों के तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं? एक ही सिद्ध में होते हैं, और उसी समय हमें क्या देखने को मिलता है? वृत्त ज्वार देखने को मिलता है। वृत्त ज्वार के फायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि इससे हम क्या करते हैं? मछली पकड़ने में काम आता है। जैसे ज्वार ऊपर आता है तो जो मछलियाँ हैं वो किनारे पर आ जाती है, आराम से मछलियाँ पकड़ सकते हैं, मछली पालन करने वाले, मछली पकड़ने वाले। उसके बाद में बंदरगाह, जहाज़ बंदरगाह मीन्स क्या हुआ? जहाज़ अगर चल रहे हैं तो वो उसी दिशा में चल जाएंगे जिस दिशा में आपको तरंगे के हिसाब से उनको आसानी से जहाज़ को बाहर लाने में आसानी होगी। तो जहाज़ का बंदरगाह तक पहुँचने में हेल्प करते हैं वृत्त ज्वार। और इसके अलावा हम क्या विद्युत उत्पन्न भी कर सकते हैं। कैसे? अगर एक बार पानी आ गया वापस नीचे उतरेगा, उस समय उससे हम क्या बना लेंगे? बिजली बना लेंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको आता है, याद है कि पानी से बिजली कैसे बनती है, तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपको ये भी समझा दूंगा किस प्रकार से पानी से बिजली, जल से बिजली बनाई जाती है। अब बात करेंगे लघु ज्वार, जो कि क्या होता है? छोटा होता है। देखो, चांद अपने प्रथम और अंतिम, कौन से में? प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगता है। अब क्या हो गया? वहाँ पे तो प्लस हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, तो निम्न ज्वार या लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है ना? प्रथम और अंतिम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे महासागरीय धाराएं। कौन कौन सी महासागरीय धाराएं? दो तरह की होती है। पहली है गर्म धाराएं, दूसरी है ठंडी धाराएं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक ही जगह पढ़ लेते हैं हम। गर्म धाराएं क्या होती है, ठंडी धाराएं क्या होती है। जो गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होती है। क्यों होती है भूमध्य रेखा क्षेत्र में? क्योंकि भूमध्य जो रेखा क्षेत्र है उस पर सूर्य दो बार अपना क्या करता है? सीधा पड़ता है। ठीक है ना? एक बार उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी फील्ड में जाता है, फिर दूसरी बार दक्षिणी में जाता है। तो दो बार वहाँ पे क्या हो गया? सर पर सूर्य रहता है, तो वहाँ पे गर्म एरिया रहता है। वहाँ से हम क्या, कैसी धाराएं मिलती है? गर्म। और जबकि हम अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कैसी मिलेगी हमें? ठंडी। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कैसी? ठंडी। अब कहाँ से? भूमध्य सागर से कहाँ जब बहती है? ध्रुव की ओर। जबकि ये ध्रुवों से कहाँ आएगी? उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। अगर हम इसकी बात करें गर्म धारा की, तो गर्म धारा की बात करने पर हमें पता चलेगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है? गल्फ स्ट्रीम, जबकि इसका एग्जाम्पल क्या है? लेब्राडोर। ठीक है? अब आगे बात करते हैं हम, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं, कैसी? गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन का क्षेत्र माना जाता है। मत्स्यन का मतलब क्या हुआ? मछली पालन का क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे स्थान पर क्या रहता है? कोहरे का मौसम रहता है। कोहरे का मौसम रहता है। जहाँ पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं दोनों एक साथ मिलती है, वहाँ पर कैसा मौसम रहता है? कोहरे का मौसम रहता है, तथा मत्स्य पालन के लिए अच्छी रहती है। इस प्रकार यह आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोट्स अगर यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर आप जो है इसके नोट्स ले सकते हैं। साथ में जो पुरानी जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप मैसेज कर देना। आपकी जो लिंक है व्हाट्सएप की वो डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।